दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बजट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे जो कि बजट को समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बजट स्ट्रक्चर के दो पार्ट्स हैं, जो पहला है रेवेन्यू बजट और जो दूसरा है वो है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के भी दो पार्ट्स होते हैं, पहला रेवेन्यू रिसीट्स और जो दूसरा पार्ट है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी तरह कैपिटल बजट के भी दो पार्ट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और जो दूसरा भाग है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू बजट है ये राजस्व बजट भी कहलाता है और जो कैपिटल बजट है ये पूंजीगत बजट भी कहलाता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझने के लिए हमको पहले लायबिलिटी और एसेट को समझना पड़ेगा कि लायबिलिटी और एसेट क्या है। तो चलिए सबसे पहले इनको समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पास देखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पास ए और बी नामक दो व्यक्ति हैं। ए ने अपना कैश SBI नामक बैंक में डिपॉजिट किया है और बी को SBI ने बी को लोन प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पास जो ए नामक व्यक्ति है SBI में अपना कैश डिपॉजिट किया है, तो ये SBI के लिए लायबिलिटी होगी, ये SBI की देयता होगी, क्योंकि SBI को इस व्यक्ति का जो जिसने डिपॉजिट किया है उसको कभी ना कभी उसको पैसा चुकाना पड़ेगा, इसलिए ये SBI के लिए लायबिलिटी है। और जो SBI ने बी नामक व्यक्ति को लोन प्रोवाइड किया है ये SBI के लिए एसेट होगी। एसेट इसलिए क्योंकि ये बी नामक व्यक्ति से अपने जो लोन प्रोवाइड किया है उस पर इंटरेस्ट वसूलेगा और ये जो बी नामक व्यक्ति है किसी न किसी समय पे जाके ये जो बी को उसका पैसा इस बैंक को पुनः वापस करेगा, इसलिए ये SBI के लिए एसेट है। और जो ए नामक व्यक्ति ने डिपॉजिट किया है और ये SBI के लिए लायबिलिटी है। तो ये है एसेट और लायबिलिटी। तो चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पास हमने देखा कि लायबिलिटी और एसेट क्या है और यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स में लायबिलिटी और एसेट कैसे काम करता है। तो यहाँ पास रेवेन्यू रिसीट्स में ना तो लायबिलिटी बढ़ती है ना ही एसेट कम होती है। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ पास और जो दूसरा है यहाँ पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ पास ना तो लायबिलिटी कम होगी ना ही एसेट बढ़ेगी। और यहाँ पास जो तीसरा हमारा है कैपिटल रिसीट्स, इसमें या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट कम होगी। और जो चौथा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पास या तो लायबिलिटी कम होगी या तो एसेट बढ़ेगी। तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं ये घटनाएं कैसे होती हैं। तो यहाँ पास जो रेवेन्यू रिसीट्स है, जो रेवेन्यू रिसीट्स में जो दो पार्ट्स होते हैं, पहला है टैक्स और जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। तो टैक्स में इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो है और GST वगैरह शामिल है। और जो नॉन टैक्स है उसमें है डिविडेंड, इंटरेस्ट, ग्रांट। तो यहाँ पास जो इनकम टैक्स है जो व्यक्तियों पर लगाया जाता है या कंपनियों पर जो भी है, और एक्साइज ड्यूटी जो लगता है, तो ये सरकार को एक तरफा मिलता है, सरकार को दोबारा इसको किसी को लौटाना नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पर सरकार की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पर जो सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, ये भी सरकार को वापस किसी को नहीं देना है। ये सरकार ने किसी को बेच के, अपनी कंपनी को बेच के, सरकारी कंपनी को बेच के इसको नहीं इकट्ठा किया है, इसलिए सरकार को इसमें कोई एसेट का भी लॉस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पास हम देखते हैं कि ना तो लायबिलिटी बढ़ रही है ना ही एसेट कम हो रही है। और यहाँ पास इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग देखते हैं कि सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी, मजदूरों को उनका वेतन या कि उनका जो मजदूरी है और सब्सिडीज़ वगैरह देनी पड़ती है। और ये नियत प्रक्रिया है, आज ऐसा नहीं कि आज सैलरी दे रहे हैं कल सैलरी बंद हो जाएगी, या कि आज सब्सिडीज़ मिल रही है किसी को कल सब्सिडीज़ बंद हो जाएगी। ये नियत प्रक्रिया है क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पास ना तो लायबिलिटी ही कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ रही है पैसे खर्च करने के बावजूद, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। राजस्व का बजट जो है वो राजस्व व्यय हो रहा है या कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है, तब भी ना तो लायबिलिटी कम हो रही है और ना ही एसेट बढ़ रही है। और हम लोग यहाँ पास कैपिटल रिसीट में देखें, यहाँ पास एक चीज़ और है, इंटरेस्ट पेमेंट। जो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है वो भी राजस्व व्यय में आएगा, और जो सरकार को इंटरेस्ट मिल रहा है वो होगा रेवेन्यू रिसीट्स में। यहाँ पर हम लोग कैपिटल रिसीट्स में की ओर बढ़ें तो कैपिटल रिसीट्स में जो है सरकार को फॉरेन लोन, डिसइन्वेस्टमेंट या कि डिवेंचर है,
तो सरकार को जो फॉरेन लोन मिल रहा है वो किसी ना किसी दिन चुकाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर या तो लायबिलिटी बढ़ेगी, और अगर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है या सरकारी कंपनियों को बेच रही है, पीएसयू को बेच रही है, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट है, तो इससे सरकार की एसेट कम होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि या तो लायबिलिटी बढ़ेगी या तो एसेट कम होगी। इसी तरह हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में देखें तो यहाँ पर सरकार लोन पेमेंट कर रही है, जो सरकार ने लोन लिया था वो लोन को वापस चुका रही है, और या तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि सड़क, बिजली, पानी में सरकार इन्वेस्ट कर रही है, या लैंड एक्विजिशन कर रही है विकास के कामों के लिए। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि सरकार ने अपना लोन पेमेंट कर दिया तो सरकार की लायबिलिटी कम हो जाएगी, और सरकार ने इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो या तो सरकार की एसेट बढ़ेगी या तो सरकार की लायबिलिटी कम होगी। तो इस तरह ये काम करता है। और हमको यहाँ पर अगर रेवेन्यू बजट देखें तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट निकालना होगा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम लोग माइनस कर देंगे रेवेन्यू रिसीट्स को, तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट निकल जाएगा। और इसी तरह कैपिटल डेफिसिट निकालना होगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग माइनस कर देंगे कैपिटल रिसीट्स को, तो हमारा कैपिटल डेफिसिट निकल जाएगा। तो ये था बजट का स्ट्रक्चर। धन्यवाद।